मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, जितने भी बच्चे प्रवक्ता संवर्ग की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए आज की प्रश्नोत्तरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित ये प्रश्नोत्तरी है। ये एक मॉक टेस्ट है, हर बच्चा इसका आंसर देते हुए चलिएगा। शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए, आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक हेमोसेपियन जो मानव थे, मॉडर्न हेमोसेपियन ह्यूमंस का उदय किस काल खंड में हुआ है, ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, तो मेरे ऑप्शन पढ़ने से पहले आप आंसर दे दीजिए। देखिए, निम्न पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में किस कालखंड में हुआ है? सभी लोगों ने, मुझे लगता है आंसर सभी लोग दे रहे होंगे। देखिए, इसका सही आंसर क्या है। देखिए, जो हेमोसेपियन मानव थे उनका जो उदय हुआ था ये उच्च पुरापाषाण काल में ये हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी है राइट आंसर। अब यहीं आप देख पा रहे होंगे, मानव ने आग का प्रयोग किस कालखंड में किया था, ये आपको बताना है। ह्यूमन यूजिंग फायर की अगर हम बात करें तो किस कालखंड में हुआ था? 4 कालखंड आपको दिए हुए हैं, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण या कांस्य काल में। तो आई थिंक मुझे लगता है सभी को इसका आंसर आता होगा। तो इसका आंसर जो है आपके नवपाषाण काल में ही क्या हुआ था? आग का उदय हुआ था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, लोहा है, चांदी है, तांबा है, पीतल है। तो आप इनका आंसर देते हुए चलिएगा। जो भी बच्चा देख रहा है प्लीज़ आंसर दीजिएगा, ये आपके हित के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका तांबे का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था मानव ने, वो आपका क्या है? तांबा है। देखिए, जो हम प्रश्नोत्तरी लेके चल रहे हैं, पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास लेके चलेंगे, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास लेके चलेंगे, फिर आधुनिक भारत का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो ये आपको बताना है। कांस्य, ताम्र, पाषाण, लौह, तो संस्कृतियों को रखा जाता है। तो यहाँ पर आपने देख पा रहे होंगे, ब्राउन्स है, कॉपर है, स्टोन है या आयरन है। तो आप बताइए। चलिए, इसका आंसर जानते हैं क्या आप लोगों का सही उत्तर है। तो पाषाण के हम कहें, स्टोन एज की हम बात करेंगे, तो उस समय संस्कृति को रखा जाता था। तो यहाँ पर आप कौन सा पुरातात्विक या पुरातात्विक हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? कौन सा व्यक्ति या कौन सा पुरातात्विक वो वैज्ञानिक है जो हड़प्पा की खुदाई से संबंधित है, जिसने पहली बार इसका उत्खनन कार्य किया था? दयाराम साहनी है या YD शर्मा है या RS बिष्ट है या VV लाल? तो कौन है? आपने हाई स्कूल इंटर में ये पढ़ा होगा, और जितने भी आपने जो पिछले दफ़े LT भर्ती परीक्षा का पेपर दिया होगा वहाँ पर भी पढ़ा होगा। तो चेक करते हैं। तो दयाराम साहनी वो शख्स थे जिन्होंने हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया था। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल को, कौन सी फसल को उसने पहली दफ़े बोया या को उसने अपने उपयोग में लाया गया था? तो आपका चावल था, जौ था, गेहूं था, ये सभी किस फसल को उसने पहले सर्वप्रथम अपने यूज में लाया? तो जो प्रयोग किया उसने, तो गेहूं था, वो गेहूं का प्रयोग किया था। मुझे लगता है सभी बच्चों ने ओवरऑल सभी को टिक किया होगा, जिन्होंने गेहूं को टिक किया वो अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? बैल, कुत्ता, गाय, हाथी? आई थिंक सभी को ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, तो ये कुत्ता था। जिस काल का कोई लिखित विवरण हमें उपलब्ध नहीं होता है उस कालखंड को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक, अदैतिहासिक काल, पुरापाषाण काल कहा जाता है, ऐतिहासिक काल कहा जाता है? तो आपको बताना है वो कालखंड कौन सा होता है जिसमें किसी भी प्रकार का हमें कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है, लिखित कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो उस कालखंड के बारे में बात करें, मुझे लगता है सभी बच्चों को इसका आंसर आता होगा, वो कमेंट भी करेंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी बुद्धिमत्ता है कि आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं ऐसा कालखंड जिसमें किसी भी प्रकार का लिखित सामग्री का हमें क्या मिलता है, उपयोग देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे मानव खाद्य पदार्थों का उत्पाद एवं उपभोक्ता कब बना। ठीक है, जो आज के परिदृश्य अगर हम देखें, जिस चीज़ का आज हम प्रयोग कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम भी इसी का ही उपयोग करते हैं। तो आपको बताना है, तो ये मध्यकाल में किया गया था, ताम्र पाषाण काल में किया गया, नवपाषाण काल में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, आप लोग बताते हुए चलेगा। ठीक है, चलिए बताइए किस उसमें हुआ था ये। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, आंसर दीजिए। अगर दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर है, चलिए शो करता हूँ, नवपाषाण काल में उत्पाद हो गया, उपभोक्ता के रूप में मनुष्य अपने आप को यहाँ पर विकसित कर लिया था। इस कालखंड में वो तमाम चीज़ें होना शुरू हो गई थी। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, सिंधु घाटी सभ्यता के अगर हम इंडो वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो मानव के किस काल से संबंधित है। अगर मानव इतिहास की अगर हम बात करें, जो इंडो सिविलाइजेशन हुई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, तो प्रागैतिहासिक काल में थी या अदैतिहासिक काल में था या ऐतिहासिक काल में था, या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लगता है कि आप लोग आंसर देने में सक्षम होंगे। आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो अदैतिहासिक कालखंड में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम बात करते हैं, मानव इतिहास के कालखंड के रूप में हम इसको जानते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हो गया, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नृत्य की मूर्ति, जिसे हम डांसिंग गर्ल की जब बात करें, ब्राउन स्ट्रीट की बनी थी, कांस्य की बनी थी, तो ये प्राप्त हुई थी। ये किस स्थान से प्राप्त हुई, हड़प्पा से हुई थी, या कालीबंगा से हुई थी, या चुंदोड़ में हुई थी, या मोहनजोदड़ो से हुई थी, तो किस स्थान से हुई थी। अगर जिसने इंटर हाई स्कूल में पढ़ा होगा निश्चित रूप में उसे आता होगा, और मुझे लगता है कि आप लोग प्रवक्ता जैसे माध्यमिक विषय की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी डांसिंग गर्ल। ठीक है, उसका एक हाथ सीधा घुटने पर टिका है और एक हाथ टूटा हुआ है। ठीक है, अब ये कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। कालीबंगा के जूते खेत का साक्ष्य मिलता है, या सिंधु घाटी लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती, या सुरकोतड़ा के घोड़ों के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम प्राप्त हुई है। तो कौन सा ऐसा जो ये ऑप्शन है जो गलत है, तो आपको बताना है। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों ने उसको पिक कर लिया होगा। तो यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से जो गाय की मोहरें थी, जो अंकित ने जो गाय की जो प्रतिभा उसमें छपी थी, ठीक है, ये मोहरें सबसे कम प्राप्ति यहाँ से हुई थी। ठीक है, जैसे हम अगर कहें बैल से संबंधित मोहरें यहाँ बहुतायत मात्रा में प्राप्त हुई थी, और गाय की अंकित जो मोहरें थी वो सबसे कम यहाँ पर प्राप्त हुई थी। अब प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली थी, हड़प्पा से, लोथल से, या मोहनजोदड़ो से, रंगपुर से, तो बताइए। मुझे लगता है कि आप लोग इसमें सक्षम होंगे बताने में। चलिए, अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही होगी तो लाइक भी कर ही दीजिए, लाइक और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिसका मन कर रहा है। तो यहाँ पर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता की अगर जब हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य हमें जो मिलता है वो किस स्थान से मिलता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी, डी यहाँ पर दिया है। धौलावीरा है, या कोड दीजी सिंधु प्रांत है, और चुंदोड़ है, या लोथल है। तो मुझे लगता है आप लोग ने इसका आंसर पिक कर लिया होगा। चलिए मिला लीजिए अपना। तो यहाँ पर लोथल से प्राप्त हुई थी। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सिंधु सभ्यता में विशाल जो स्नानागार जो प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था। ये कह रहा है कि आपके जो हड़प्पा में हुआ था, या मोहनजोदड़ो में हुआ था, या राखीगढ़ में हुआ था, या आपके बलूचिस्तान है जिसे सुल्तानगंज कहा जाता है दक्षिण में, तो किस स्थान पर हुआ था ये आपको बताना है।
चलिए पिक कर लिया होगा आंसर, तो अब मिलाते हुए चलिएगा। तो ये है मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त होता है विशाल स्नानागार। अब यहाँ पर जो असत्य है उसको आपने चयन करना है, नगर और नदी और सागर तट को। हड़प्पा कौन सी नदी के पहले में बसा है, सिंधु में है, या मोहनजोदड़ो सिंधु में है, या कालीबंगा घाघर में है, या अनमगिरीपुर है जो हिंडन में है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसे पिक कर लिया होगा। तो सिंधु की अगर हम बात करें, जो हड़प्पा है, हड़प्पा सिंधु घाटी नदी के तट पर ये बसा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कहता है इनमें सिविलाइजेशन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है, सर्वमान्य जिसे सभी लोग जिसे सहमत है कि इस तिथि को मानते हैं, तो यहाँ पे 2500 से 1800 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 2900 से 1700 ईसा पूर्व, 2400 से 1800 ईसा पूर्व। तो वो कौन सी तिथि है ये आपको पिक करना है इसमें से। आप इसको पिक करिए, चलिए बताइए। देखिए जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, कम से कम आप लाइक नहीं कर सकते हैं या सब्सक्राइब नहीं कर सकते, कम से कम आंसर का उत्तर तो दे सकते हैं। यदि नहीं दे सकते हैं तो इस वीडियो को यहीं पर ही बंद करके कुछ अन्यतर चीज़ें देख लीजिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन शो कर रहा हूँ। तो ये 2500 से 1750 के मध्य में सिंधु घाटी की जो सर्वमान्य तिथि को ये घोषित किया गया। अब बात करते हैं, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, या फिर वैदिक काल से आरंभ माना जाता है, या मौर्य काल से माना जाता है, तो गुप्त काल से माना जाता है। तो भारत में जो बेसिकली अगर हम बात करें, जो मूर्ति पूजा का जो शुभारंभ हुआ था वो किस स्थिति से हुआ था, किस तिथि से माना जाता है, कौन से सिविलाइजेशन से माना जाता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये गुप्त एम्पायर से, जो गुप्त काल से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि ऋग्वेद आचार्य किसकी पूजा करते थे, यहाँ पर प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की, माता की। तो मुझे लगता है सभी को आता होगा, आपने पिक कर लिया। अगर जिसने गलत होगा तो वो देख लीजिए, आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। तो ये प्रकृति की पूजा किया करते थे ऋग्वेद में। और आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे आपको बताना है, सैंधव प्रदेश में बसे थे, नर्मदा नदी पर, यमुना या उपरोक्त सभी। तो जो आर्य आए थे भारत में, तो ये कहाँ बसे थे, तो बेसिकली अगर हम कहें जो ये सैंधव प्रदेश में ये बसे थे। आर्य का मूल स्थान कहाँ है, उत्तर प्रदेश या एशिया माइनर या भूमध्य सागरीय तट पर है, ये सैंधव प्रदेश में है। तो जब आए निवास कहाँ किया था, ऑप्शन बी एशिया माइनर से इनका मूल स्थान माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए गायत्री मंत्र संबंधित है किस चीज से है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, ये सामवेद, अर्थवेद से। जो 4 वेद है तो गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित, तो मुझे लगता है इसमें तो सभी को आता होगा, ठीक है। ऋग्वेद सत्य में जयते उक्ति कहाँ से ली गई थी, तो आपको बताना है। तो आई थिंक मुझे लगता है सभी को आता होगा, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो लिया गया था ये मुकुंड उपनिषद से लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर बता दीजिए कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है किस एक को समर्पित सूत्रों का संग्रह है। तो यहाँ पर जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, जो 9वां अध्याय है, तो उसमें किस चीज़ को, किन को ये समर्पित है, तो ये सोम को, अग्नि को है, या वरुण को है, इंद्र को है। तो आई थिंक मुझे लगता है सभी को आता होगा इसका आंसर, तो ये सोम को है। निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अर्थवेद। तो सभी को आता है मुझे लगता है, जितने भी बच्चे इसे देख रहे हैं। तो ऋग्वेद को माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है, उत्तर वैदिक काल खंड की अगर हम बात करते हैं तो उस समय इंद्र की जो उपाधि थी किसको मिलती, वरुण को, प्रजापति को, विष्णु को, महेश को। तो आप लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तो मिलाते हुए चलिएगा। तो किसे दी गई थी, आपके प्रजापति को इंद्र का स्थान दिया गया था। अब कौन सा कथन असत्य है, कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में विभाजित हो गया था, या तो ये, या उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ था, या उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी जबकि ऋग्वेद में ऐसा नहीं था, और भारत में लौह के प्रयोग का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा 800 ईसा पूर्व में मिलता है। तो क्या है इसका, कौन सा इसमें गलत है, ये आपको चयन करना है। तो मुझे लगता है आप लोगों ने चयन कर लिया होगा, तो उसके साथ भी मिलाते हुए चलिएगा।
तो इसमें क्या है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को क्या था, यहाँ पर आपका सी है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, परंतु ऋग्वेद काल में ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर असत्य कथन को आपको चुनना है। नदियों के प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम है। देखिए विस्तृता, ये झोलम है, या परशुराणी, ये रावी है, शतुर्धि, यह स्वात है, यपि विपाशा व्यास को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको चुनना है। मुझे लगता है कि आपने असत्य कथन को चुन लिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुद्धित, ये स्वात कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये कहता है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई। ऐसा कौन सा वेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों में उसका उल्लेख किया, उसका प्रयोग किया जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो दोस्तों इसको चेक करते हुए चलेगा। तो इसका जो सही उत्तर है ऋग्वेद, यजुर्वेद है। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है ये आपको पता है। महाजनपद और राजधानी कुरु, ये इंद्रप्रस्थ है, या चेदी, या पोटली है, या फिर मगध, या गिरिज वर्ज है। तो ये महल या कुशावती है। तो आपको ये बताना है कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने उसे पिक कर लिया होगा। अगर पिक कर लिया होगा तो मिलाते हुए चलेगा। तो चेदी पोटली करके है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था, किस नगर का संस्थापक था? बिंबिसार था, अजातशत्रु था, या उदयन था, या धनानंद था? तो कौन था पाटलिपुत्र का संस्थापक? तो आपने अगर आंसर पिक कर लिया है तो उसे मिला लीजिए। तो ये है ऑप्शन सी, उदयन, या उदय वीरभद्र कहा जाता है, उदयादि भद्र। तो ये हर्षक वंशी अजातशत्रु का ये पुत्र हुआ करता था। तो 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व के मध्य का ये जिक्र है। अब कहते हैं कि किस शासक की उपाधि कुणिंद थी? तो आपको अजातशत्रु, उदयन, या फिर काला अशोक, या फिर महापद्मनंद ये था। तो आपको बताना है। तो मिला लीजिए अगर पिक कर लिया तो आंसर। तो ये क्या था? अजातशत्रु। जिन्होंने अजातशत्रु को पिक किया था उनका सही है। कहते हैं कि सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो यहाँ पर महापद्मनंद था, या फिर घनानंद था, या फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य था, या पोरस थे? तो कौन थे, किसका शासन था? तो यहाँ पर चुन लिया होगा, पिक कर लिया होगा, तो उससे मिलाते हुए चलिएगा। तो घनानंद था, ये मगध के नंद वंश का ये अंतिम राजा माना जाता है। तो काला शोक की राजधानी थी वैशाली, राजगृह तो पाटलिपुत्र थी, अवंती थी। तो चलिए आप बताइए, अगर आपने पिक कर लिया है तो मिलाते हुए चलिए। पाटलिपुत्र माना जाता है। अशोक की राजधानी, ये कासा नहीं है, अशोक है। ठीक है, इसको ये लिखे चलो, अशोक की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र में थी। ये कहता है किस वक्ष क्षेत्रांध्र या क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? किसी का उग्रसेन को कहा गया, खारवेल को कहा गया, शशक या सिकंदर? तो कौन से, तो किन्होंने क्षत्रियों का नाश किया था? तो जो नाश किया था वो आपके ऑप्शन ए उग्रसेन था, उसने किया था। ठीक है, ये आपका जो महापद्मनंद था 343 से 321 ईसा पूर्व मगध के नंद शासक का था नाम, जो उग्रसेन इसे कहा गया। अब सिकंदर कहाँ का शासक था? तो यहाँ पर आप, मुझे लगता है कि सभी को आता है, मैं आपने अगर पिक कर लिया है तो इसको मिला लीजिए। ठीक है, ये कहाँ का था? कदम दुनिया का ये था। ठीक है, अब सिकंदर और पोरस के बीच जो झोलम का जो युद्ध हुआ था, हाई स्पीज का जो युद्ध था, तो हाइडेस्पीज का जो युद्ध था वो कब हुआ था? 323, 325, 326, 328। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कम बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। जिसने दिया है वेरी गुड है, उसका मिला लीजिए। जो अगर आंसर सही है तो 326 में। अब ये प्रश्न कई दफे पूछा गया है कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थक कौन थे? तो मुझे नहीं लगता है कि ये बताने की जरूरत है, सभी को इसको पता होगा। ठीक है, महावीर स्वामी। अब महावीर ने जैन धर्म से पूर्व प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो परिग्रह, या
असत्य या ब्रह्मचर्य या अहिंसा। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो ब्रह्मचर्य था वो। जैन धर्म में त्रिरत्न, तीन रत्न का जो नाम था, त्रिरत्न का नाम कौन था, किसे कहा जाता है? तो मुझे लगता है सम्यक दर्शन था, सम्यक ज्ञान था, सम्यक आचरण था, या उपरोक्त सभी। तो मुझे लगता है कि सभी को आता होगा। ऑप्शन डी एज राइट आंसर है। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया, ये आपको बताएं, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी या द्रविड़। तो आई थिंक मुझे ये तो लगता है कि कन्फर्म, मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका आंसर आता होगा। अगर नहीं आता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी मुझे लगता है कि सभी को आता है। तो इसको आंसर शो करता हूँ, वैशाली में। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी, वैशाली या बलवी या पाटलिपुत्र में, पावापुरी में। तो इसका भी आंसर सभी को पता है मुझे लगता है। तो पाटलिपुत्र में हुआ था। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें? जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को सदैव कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, या जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है, और उपरोक्त सभी। तो क्या है, चलिए ABCD आप इसको पिक करिए। तो इसका उपरोक्त सभी है। ये कहता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था, तो सभी को पता है, ठीक है, सारनाथ में दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था, तो ये भी सभी को आता है। ये पाली या संस्कृत, द्रविड़ या हिंदी। तो मुझे लगता है सभी को आता होगा। जो बच्चा इसका आंसर गलत देगा तो आपको मेहनत की जरूरत है। तो यहाँ पर पाली भाषा है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम कौन है? बौद्ध या संघ या थम धर्म या फिर ये सभी। तो ये सभी हैं। तो किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में, ह्यान महायान में बटा हुआ था? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्ठ या फिर शिशुनाग या का मगध जो पुत्र था उसका। तो ये कनिष्क के समय में ये बटा था ह्यान महायान दो संप्रदाय में। तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उद्देश्य को कहा जाता है, क्या कहा? महापरिनिर्वाण का, महाविनिर्वाण कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, उपरोक्त सभी। तो बुद्ध से संबंधित है। तो आई थिंक मुझे लगता है आप लोग इसने पिक कर लिया होगा आंसर। तो धर्म चक्र परिवर्तन। तो यहाँ पर आप देखिए बौद्ध संगीतियों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो प्रथम ये बौद्ध संगीत के और शासक कह रहे हैं प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय अशोक या फिर तृतीय काला अशोक या अशोक, या हर्ष चौथा है आपका हर्षवर्धन। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोगों को आता है। तो मुझे डेफिनेटली पता है ये चीज़। तो इसका क्या है? चतुर्थ हर्षवर्धन था। ठीक है। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? उपाली था, आनंद था, सर्वकामी या वसुमित्र था? तो जिसे आता है ठीक है, जिसे नहीं आता है वो इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। तो ये आनंद था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? विष्णुगुप्त, मैग्नीज या तुलसीदास या उपगुप्त था? तो बताइए। चलिए देखते हैं क्या है इसका सही उत्तर। तो इसका है विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? पाटलिपुत्र में, श्रवण गोला में या तक्षशिला में, उज्जैन में? किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था? तो आप देखते चलिए। ये श्रवण गोला में ये अपना अंतिम समय इन्होंने बिताया था। मैग्नीज का जो राजदूत था, ये वाला क्वेश्चन बहुत दफे बना है। तो कौन था इसमें? सेल्यूकस था, धननंद था, या सिकंदर था, या डाइमेक्स था? तो कौन था? चलिए बताइए। आई थिंक इसका आंसर शो कर रहा हूँ। तो सेल्यूकस से था। तो याद रखिएगा। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? वो वैष्णव या शैव या बौद्ध या जैन? किस धर्म का अनुयायी बन गया था? कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात कर रहे हैं। तो अंतिम दिनों की बात करें तो वो आपके जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। इसमें कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था? या चंद्रगुप्त ने नंद शासक या धननंद को हराकर मौर्य राज्य की स्थापना करी? तो ये चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र का निर्माण करवाया था, उपरोक्त सभी। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो ABC वो चेक कीजिए। चलिए शो कर रहा हूँ। तो उपरोक्त सभी था। देखिए अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो सभी को पता है, इसको बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कौटिल्य की। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो ये भी मुझे लगता है अशोक
कालीन, अगर आपने इसके इतिहास पढ़ा होगा तो ये भी आता है आपको। ठीक है। 261 में ईसा पूर्व इस युद्ध में जब अशोक ने रक्तपात देखा तो उसके बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। उसके बाद उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। इंडिका किसकी रचना है, तो ये आपको बताना है। तो मैग्नी या टालिमी या पलेसनी या चंद्रगुप्त मौर्य, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है मैग्नीज था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था, तो महेंद्र, संघमित्रता को या उपगुप्त को, तो उपरोक्त और बौद्ध दोनों। तो ये इसने दो पुत्र थे, इसके दो पुत्रों को ही इन्होंने क्या करता था, ये श्रीलंका भेज दिया था। अशोक के जो शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, कौन सा वो व्यक्ति था, तो मुझे लगता है कि आपने ये पढ़ाई होगा, तो इसको अभी शो कर देता हूँ मैं उत्तर। तो ये कौन है, ऑप्शन बी, पादेटी फेनथेलर करके ये नाम है, इसको याद कर लीजिए। तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो अगर खोज किसने की थी तो इसको भी शो करता हूँ। तो जेम्स प्रिंसेस करके थे, प्रिंसेप करके ये नाम है, तो इसको ध्यान में रख लीजिए। आप सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो मुझे लगता है सभी को आता होगा। ठीक है, ये अशोक के समय में हुआ था सांची में। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मणी या खोखरी या ग्रीस या फिर उपरोक्त सभी, तो किस भाषा में लिखे गए, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। चंद्रगुप्त मौर्य के सैंडकोश के रूप में पहचाना जाता है, तो किसको पहचाना जाता है, तो स्मिथ, विलियम, जॉन या जेम्स। तो देखते हैं कौन सा इसका सही उत्तर है, मिलाते हुए चलिएगा। तो विलियम जोन्स करके है। ठीक है। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, 13वें, 10वें, 11वें, 9वें। तो अशोक के जो शिलालेख लिखा गया था कलिंग का जो विजय कौन सा है मिलता है, तो ये आपको बताना 13वें, 10वें, 11वें, 9वें का। तो यहाँ पर 13वें युद्ध का उल्लेख मिलता है। और मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है, सस्ता, गूढ़, पुरुष या संचार या ये सभी, तो क्या कहा जाता है, ए बी सी पिक कर लीजिए। तो मिला लीजिए अपना आंसर इसके साथ। देखिए ये सभी है। मैग्नीज के अनुसार भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4, 7, 10, ये 12, तो कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो मुझे लगता है आई थिंक आप सभी लोगों ने इसका आंसर पिक कर लिया होगा और सही भी उत्तर होगा। तो ये 7 भागों में। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ मिलते हैं, पटना में मिलते हैं या चंपा या कौशाम्बी या उज्जैन, कुम्भलहार। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस स्थान पर इनका चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था उसके खंडर मिलते हैं, तो ये पटना में है। ठीक है। कुम्भलहार ये क्षेत्र है। तो अशोक के धर्म की परिभाषा कहाँ से ली, धम्म की जो परिभाषा अशोक ने ली थी कहाँ से ली थी, तो कौन से ऋग्वेद से, आचारा गुप्त सुत यह राहुलोक सुद या अर्थवेद। तो बेसिकली इसको देख लीजिए आप लोग, तो इसका जो सही उत्तर मिला लीजिए, तो ये ऑप्शन सी। ठीक है, राहुलोदवाद सुद है, तो इसे लिया गया है। ये मौर्य काल में प्रचलित विशिष्ट था धर्म, ये जो धार्मिक करता है, भूमि करता है, सिंचाई करता है, निःशुल्क श्रम था। तो ये क्या था, तो अगर आपने पढ़ा होगा मौर्य काल तो आता होगा आपको। तो ये निःशुल्क श्रम था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस व्यक्ति द्वारा चलाए गए थे, कुषाण ने, इंडो ग्रीक ने, गुप्त ने या फिर मौर्य ने। तो यहाँ पर देखिए किसने चलाया था, ये इंडो ग्रीक वालों ने चलाए थे। शीशे के सिक्के किस वंश के शासक ने चलाए थे, तो शुंग, कर्ण या फिर सातवाहन या इंडो ग्रीक। तो ये देखिए, तो ये सातवाहन शासकों ने चलाया था। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय प्रारंभ हुई, पल्लव, सातवाहन, गुप्त या चालुक्य। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करें, उत्तर भी मिलाते हुए चलिएगा। तो सातवाहन शासकों द्वारा किया गया। रुद्रदामन कौन था, रुद्रदामन कौन था, तो शासक था, कुषाण था, सातवाहन था या वाकाटक था। तो मिलाते हुए चलिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है शासक था। कनिष्क का जो राज वैद था उसका नाम क्या था, चरक था, सुश्रुत था या धनवरी था या जीविक
था, तो कौन था देखिए हुए चलिए, मुझे लगता है ये आता होगा आपको। तो इसका जो सही उत्तर है चरक था। वो कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क कौन सी बौद्ध धर्म की जो शाखा थी उसके अनुयायी थी? हीयान था, महायान था, वृज्यान था या माध्यिका निकात था? तो देखें कि क्या है इसका सही उत्तर। तो इसका ये महायान था। अब यह कनिष्क की जो राजधानी कौन सी थी? कन्नौज थी या श्रीनगर थी या पाटलिपुत्र थी या पुर थी? तो कौन था बताइए, कौन सी जगह उसकी राजधानी थी? तो राजधानी को आपने पिक कर लिया होगा, तो देखते हैं कौन सी राजधानी है। तो पुरुषपुर ये जगह थी जहाँ पर कनिष्क की ये राजधानी हुआ करती थी। अब जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृति का पहला अभिलेख किस वंश का, किस शासक का माना जाता है? कनिष्क का या गोद दोफर्निस का है या रुद्र दामन का था या भीम कटफर्ड का था? तो देख लीजिए इसको। तो इसका जो राइट आंसर क्या है होगा? तो इसका रुद्र दामन करके है, इनकी थी ये। अब देखिए किस स्थान में रोम बस्तियां मिलती हैं? तक्षशिला में, अरिकामेड में था या हम्पी में था, सतारा में था? तो किस स्थान पर आपकी रोमन जो बस्तियां बसी थी तो वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? अरिकमेडु, अरिकमेडु करके है ये, तो इसको देख लीजिए। तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो ब्राह्मण भट्ट ने, हर्षवर्धन थे, अश्वघोष ने किया था, नागार्जुन ने की थी? तो किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने की थी। किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय या समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त? तो किसने किया था संवत? गुप्त संवत की अगर हम बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय या सिकंदरगुप्त, कुमारगुप्त या विष्णुगुप्त? तो किस व्यक्ति को कहा जाता है भारत का नेपोलियन? तो आपको सभी को आता होगा, अगर गलत होगा तो मिला लीजिए अपना। तो संबंधगुप्त को कहा जाता है। तो चीनी यात्री फ्राहन किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उसमें आया था या समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य? तो चलिए इसका आंसर भी चेक कर लीजिए कि आपका सही है या नहीं है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। अब मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? रुद्र दामन ने किया था या सिकंदरगुप्त ने किया, कुमारगुप्त और दोनों द्वारा किया था? तो चलिए उत्तर मिला लीजिए। तो ये और दोनों, ये रुद्र दामन या फिर कहें आपका जो आपका बी है सिकंदरगुप्त, दोनों ने किए थे। भारत में हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, उपगुप्त या श्रीगुप्त? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका समय में हुआ था, तो ये स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित हैं? तो मुझे लगता है आई थिंक सभी को आता होगा। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक ये भी स्कंदगुप्त था, या कुमारगुप्त था, या धर्मपाल था, या समुद्रगुप्त था? तो मुझे लगता है इसका भी आता होगा आपको। तो नहीं आता है तो इसको मिला लीजिए। तो कुमारगुप्त थे। तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? ठीक है, यहाँ पर यह दिनार कहा जाता है, रुपयक था या रुपयक था या निक्ष था या काषाणक ये था? तो ये देख लीजिए। तो ये दिनार था। ठीक है, अब इसको मिला लीजिए। तो ये कहता है रचना और रचनाकार, मुद्रा राक्षस, विशाखापट्टनम या अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास या शूद्र या मृदुकटमक ये थे? तो स्वदम दांडी। तो ये देख लीजिए किसका। तो स्वदम दांडी ये दिया है, तो ये गलत है। तो बाणभट्ट किसके दरबार के कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त? चलिए शो कर रहा हूँ, आंसर मिला लीजिएगा। तो हर्षवर्धन के समय के ये हर्षवर्धन जो थे बाणभट्ट के दरबार के कवि थे। हर्षवर्धन की राजधानी का क्या नाम था? तो थानेर था या कन्नौज था या उज्जैन था, पाटलिपुत्र था? तो कन्नौज था। तो चीनी यात्री जो हिंसांग था किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के उसमें आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल या देवपाल के इसमें आया था? तो आई थिंक मुझे सभी को मुझे लगता है कि इसका आंसर आता होगा। तो हर्षवर्धन के समय में आया था। बहुत से बच्चे चंद्रगुप्त के तरफ जा रहे होंगे, वो गलत है। कन्नौज के लिए द्विपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी?
पालों की हुई थी, परिहारों की हुई थी, एक राजपूतों की हुई थी, चालुक्यों की हुई थी। तो किसकी हुई थी इस अंतिम युद्ध में विजय? तो परिहारों की इसमें क्या हुई थी, विजय हुई थी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस राजपूत शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। तो इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, कृष्ण प्रथम, इंद्र प्रथम। तो यहाँ पर किसने किया था? तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, कृष्ण प्रथम ने किया था। तो वातापी किसकी राजधानी थी? पल्लव, राजपूत या पांड्या के चालुक्य की? तो यहाँ पर मिला लीजिए, क्या सही है क्या गलत है, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो चालुक्य की थी। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की प्रमुख विशेषता ये थी? चोल, चालुक्य या फिर राजपूतों के पाल की? तो मिला लीजिए, चलिए ABC पिक कर लिया होगा, ठीक है। तो चोल की थी। तो वृद्धेश्वर वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राज प्रथम या कुलोत्तुंग का प्रथम था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो है राज प्रथम था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के समय में हुआ था? किसके ऐसे शासन काल में हुआ था, ये आपको बताना है। पाल, चावले के, चोल या राजपूत? तो आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। तो ये राजपूतों के समय में एलिफेंटा गुफा का निर्माण किया गया। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह प्रथम, वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, या महेंद्र वर्मन या सिंह विष्णु ने? तो किसने कराई थी? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या करा था? महाबलीपुरम के जो रथ मंदिरों का निर्माण किया था। कश्मीर के जो कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये आपको बताना है। तो द्विधा या संग्राम राज या ललितादित्य या फिर संगराज ये था? तो कौन सा था सही उत्तर? आपका ललितादित्य मुक्तिता पीड़। तो ये इसका सही उत्तर है। आई थिंक, मुझे लगता है कि आप लोगों के इसमें सही उत्तर हुए होंगे। बहुत से बच्चों के अच्छे स्कोर होगा, जिनका स्कोर नहीं हुआ है आप लोगों को मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं गूगल मीट पे, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट करिए, मैं आपका उत्तर अवश्य दूंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।